आज की क्लास में हम देखेंगे जो भारत का संविधान है उसका भाग एक। तो इसमें अनुच्छेद जो हैं वो 1 से 4 तक हैं। और आपकी और आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जो अनुच्छेद 1 है वो संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अनुच्छेद 2 जो है वो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। और अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषांगिक और पारिणामिक विषयों पर उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। laws made under Article 2 and 3 to provide the amendment to the first and fourth schedule and supplemental, incidental and consequential matters। तो ये 4 अनुच्छेद जो हैं हम भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे, जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं एक एक अनुच्छेद को। जो संवैधानिक प्रावधान है वो पहले देखते हैं, उसके बाद उसके जो पदावलियां हैं उनमें उनको विस्तार पूर्वक हम देखेंगे कि उनका क्या अर्थ होता है, जिसको जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अनुच्छेद 1 जो है वो संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका जो खंड 1 है वो बोलता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, अनुच्छेद 2 जो है, मतलब अनुच्छेद 1 का जो खंड 2 है वो बोलता है राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। तो देखिए, जो संविधान की अनुसूची में है आप उसमें आपको दिखेगा कि जो पहली अनुसूची में राज्य और दूसरे पार्ट में आपको वहां पे मिलेगा संघ राज्य क्षेत्रों की सूची मिलेगी। उसके बाद जो खंड 3 है वो बोलता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में, तो ये अनुच्छेद जो है वो बताता है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें क्या क्या सम्मिलित होगा। तो इसके सब क्लॉज ए में बताता है, जो उपखंड 1 है उसमें बताता है कि राज्यों के राज्य क्षेत्र। दूसरा जो उपखंड है वो बताते हैं कि पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं समाविष्ट होंगे। तो यहाँ पे जो है वो ये है आपका कि जो भारत का राज्य क्षेत्र है, और यहाँ पे एक पदावली है आपका संघ राज्य क्षेत्र, संघ का राज्य क्षेत्र और एक संघ राज्य क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिए कि जो भारत का राज्य क्षेत्र है, तो अगर आप एक ग्राफ के माध्यम से आप ये समझे कि सेट के हिसाब से हम अगर समझना चाहें तो एक ये सेट बनेगा जिसमें है भारत का राज्य क्षेत्र, और इसमें फिर आप देखिए कि क्या क्या इसके सबसेट होंगे। तो राज्यों के राज्य क्षेत्र जो है अनुसूची 1 में जो दिए हो, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य हो गया, मध्य प्रदेश राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश राज्य हो गया, तो उनका जो राज्य क्षेत्र है वो सम्मिलित होगा, स्टेट्स। दूसरा जो है, पहली अनुसूची में जो यूनियन टेरिटरीज हैं, यूटीज हैं, उनके जो राज्य क्षेत्र हैं वो सम्मिलित होंगे। और तीसरी चीज ये बताता है कि ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, जो बाद में आए, ठीक है, जिनका अर्जन किया जाए, वो सभी समाविष्ट हो। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो अंतर है बाद में हम व्याख्या के समय देखेंगे कि संघ का राज्य क्षेत्र, ठीक है, और ये जो राज्य क्षेत्र है इसमें अंतर देखने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र जो है, यहाँ पे का ना लगा हो, तो संघ राज्य क्षेत्र भी एक अलग पदावली है जो अनुसूची 1 में आपको संघ राज्य क्षेत्रों का नाम दिया होगा। तो वो चीजें हैं। तो आशा करता हूं कि अनुच्छेद 1 आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 1 का जो शीर्षक है वो है संघ का नाम क्या होगा और राज्य क्षेत्र क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, जो खंड 1 है उसमें ये बताता है कि भारत जो है
भारत जो है वो अर्थात इंडिया, तो यहाँ पे देखिए आपकी दो जो नाम है वो दिखेंगे आपको, भारत और इंडिया। तो ये राज्यों का संघ होगा, तो भारत जो है वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। दूसरे जो खंड है वो बताते हैं राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में दिए हुए हैं। और भारत का राज्य क्षेत्र जो है ना, ये जो चीज है वो बताती है कि राज्यों के राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट संघ राज्य क्षेत्र के राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाए समाविष्ट होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि अनुच्छेद 1 जो है उसमें 3 खंड हैं, 1 2 और 3 ऐसे करके, और ये तीसरे खंड में 3 उपखंड हैं, ए बी और सी करके। तो इसका स्ट्रक्चर आप याद रखने का प्रयास करिएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद, देखिए अब जो परिवर्तन आया है या फिर हमारे जो अनुसूची 1 में है और जैसे भारत के राज्य क्षेत्र जैसे के संरचना में जो परिवर्तन आया है तो उनके बारे में देखिए कि 1950 जब था तो वहां पे पार्ट ए में 9 एंट्रीज थी, पार्ट बी में 9 एंट्रीज थी, पार्ट सी में 10 एंट्रीज थी, पार्ट डी में 1 एंट्री थी। फिर उसके बाद 1956 में क्या हुआ कि स्टेट में 14 एंट्रीज थी और यूनियन टेरिटरीज में 6 एंट्रीज थी। तो ये पार्ट एबीसीडी को हटा के क्या कर दिया था, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में इसको डिवाइड कर दिया गया था। अब एट प्रेजेंट आज की जो स्थिति है उसमें देखते हैं हम कि 2020 में जो यूनियन टेरिटरीज हैं, तो यहाँ पे देखिए कि 8 एंट्रीज है टोटल। तो यहाँ पे हुआ ये था कि जब जम्मू कश्मीर JNK को यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरीज बनाया गया, तो 7 एंट्रीज थी पहले, तो 2 और एंट्रीज हो गई, तो ये हो गए टोटल 9। उसके बाद क्या क्या क्या, दमन एंड दीव दादर और नागर हवेली जो था इसको कंबाइन करके एक यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। तो यहाँ पे ये 9 से क्या हो गए, फिर ये 8 हो गए। तो आप ये अभी याद रखिएगा कि एट प्रेजेंट यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज की 8 एंट्रीज हैं। तो पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और उसके बाद ये चंडीगढ़ का और दमन एंड दीव दादर नगर हवेली, उसके बाद दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। तो ये 8 एंट्रीज हैं आज की तारीख में। उसके बाद 28 एंट्रीज हैं आपकी स्टेट्स के लिए, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। तो अब देखिए यहाँ पे जब इसके अनुच्छेद 1 की व्याख्या करना हम अगर चाहें तो क्या क्या चीजें देख सकते हैं। तो देखिए राज्यों का समूह ना हो के क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। तो ये आपको मिलेगा आर्टिकल 1 में। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 नाम दिए गए हैं, भारत और इंडिया। तो इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी ये है कि जब संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब भारत जो हमारा आजाद हुआ तो उसका क्या नाम रखा जाए, तो इस पे क्या है, जो आधुनिक विचारधारा रखने वाले जो सदस्य थे उनका मानना ये था कि इसका नाम इंडिया होना चाहिए। और जो प्राचीन जो वैभव, प्राचीनता के वैभव का प्रतीक मानते थे भारत को, वो चाहते थे कि भारत का नाम भारत रखा जाए। तो इस प्रकार क्या हो गया था कि 2 भागों में बट गया था। तो संविधान सभा है, और एक्चुअल में संविधान सभा जो संविधान निर्मात्री सभा थी वो ये चाहती थी कि जो संविधान निर्माण में हम जितने भी उपबंधों को समाविष्ट करें उनमें मत कराने की आवश्यकता ना पड़े, सर्वसम्मति से जो भी व्यवस्था हो वो रखी जाए। तो उन्होंने क्या किया कि इन दोनों मतों, मतलब जो दोनों जो लोग थे उनके दोनों के विचारों को संग्रहित करने के लिए और एक मध्यस्थता मार्ग अपनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि ये दोनों नाम को स्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा, ऐसे करके ये चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने कहा था कि भारत जो है वो संघीय प्रकृति का है। जो प्रकृति के विवाद में जो हमने क्लास ली थी तो देखा, बहुत विस्तार से देखा था इस चीज को। उसके बाद देखिए कि राज्यों को जो बांटा गया है, जैसे केंद्र शासित राज्य हैं या राज्य हैं, तो इनको केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए ही बांटा गया है कि प्रशासन जो है वो एक अच्छे सुचारू रूप से
चल सके, इस कारण इनको प्रशासनिक रूप से अंतर किया गया है। अब उसके बाद देखिए कि संविधान सभी राज्यों को समान रूप से लागू है। तो ये जो था 370 जो 370 जो था, ठीक है, तो उसमें क्या था कि कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई थी जम्मू कश्मीर राज्य के लिए, लेकिन अब जो है वो संपूर्ण भारत में जो संविधान है वो एक रूप से लागू होता है। और देखिए यहाँ पे भारत का जो क्षेत्र है वो भारत के संघ राज्य क्षेत्र से बड़ा है। मतलब जब भी हम बात करें तो भारत का जो क्षेत्र होगा वो क्या है कि भारत संघ का जो राज्य क्षेत्र है इससे बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपने देखा होगा कि राज्य के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित है ना। तो यहाँ पे जो राज्य है उनका जो संघ बनता है तो भारत संघ बनता है। और सीधी सी बात है कि भारत का राज्य क्षेत्र या भारत के क्षेत्र के बारे में बात करें तो वो क्या करेगा कि राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और फिर अर्जित किए जाने वाले भी जो राज्य क्षेत्र हैं उनके भी राज्य क्षेत्र को सम्मिलित करेगा। तो भारत का जो राज्य क्षेत्र है वो विस्तार की दृष्टि से भारत के संघ, जो भारत का संघ है उसका जो राज्य क्षेत्र है उससे वो बड़ा ही हो। अब उसके बाद देखिए कि प्रथम अनुसूची में क्या है कि जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख किया गया है। संप्रभुता की दृष्टि से क्या है कि भारत जो है वो विदेशी राज्यों का अधिग्रहण कर सकता है, संधि के द्वारा खरीद की कर सकता है कुछ टेरिटरीज को, ठीक है, जैसे उनको उपहार में अगर प्राप्त होते हैं या लीज पे ले सकता है। तो इन सब चीज से भी क्या कर सकता है कि ये नए राज्य क्षेत्र जो हैं, ठीक है, उनका भी प्रवेश अपने में करा सकता है। और प्रशासन की दृष्टि से ही राज्य और जो हमारे जो जैसे भारत का जो क्षेत्र है उसको हमने प्रशासन की दृष्टि से ही अलग अलग किया है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र। अब देखिए जो आपका अनुच्छेद 1 है उसका जो खंड 3 है, उसका जो उपखंड 3C जो है वो अनुच्छेद 2 से संबंधित है। और अनुच्छेद 1 के खंड 3 के उपखंड A और B जो है वो अनुच्छेद 3 से संबंधित, ठीक है। तो ये चीज आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब देखिए जो अनुच्छेद 2 है उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 2 जो है वो बोलता है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अब कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि अनुच्छेद, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि अनुच्छेद 2 और 3 में जो अंतर, जो बेसिक अंतर है जो आपको लगभग बुक में नहीं मिलेगा, वो चीज हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि जो हेयर लाइन डिफरेंस है आर्टिकल 2 और 3 में, उनको हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि देखिए अनुच्छेद 2 जो है वो बोलता है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। तो संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकते। तो इसका जब आप निर्वचन करेंगे ना तो आप ये याद रखिएगा कि ये ऐसे राज्यों के बारे में उपबंध करता है जो पहले से भारत के राज्य क्षेत्र में अस्तित्व में नहीं है, मतलब नए राज्य। तो नए राज्य का तो अपनी टेरिटरी से छोड़ के हम दूसरी टेरिटरी के अगर कुछ स्टेट्स को अपने यहाँ लेके आते हैं, प्रवेश कराते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज है इस्टेब्लिशमेंट, अगर उनको इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में ये उपबंध करता है। जैसे हम नए राज्यों को लेके आएंगे, ठीक है, या युद्ध से जीतते हैं या संधि करते हैं या फिर उपहार में आता है या पट्टे में लाते हैं, तो ये जो सब चीजें हैं ये क्या करेंगे हम अनुच्छेद 2 के अंतर्गत इस पे कार्रवाई हो। देखिए संसद विधि द्वारा संसद की विवेकाधिकार शक्ति के तहत निर्बंधन और शर्तों पर ही है ये चीज निर्बंधित है, ठीक है। कि नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से जो पहले राज्य का हिस्सा नहीं है, तो ये चीज आप मार्क करके रखिएगा। उसके बाद है नए राज्य है तो भारत संघ में तथा नए राज्य में शामिल करने की शक्ति है कि 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को भारतीय संघ में एक राज्य के रूप में शामिल किया गया था। तो ये किसके अंतर्गत किया गया था? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत किया गया था। किसी केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा और किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जा सकता है। जम्मू और कश्मीर 2019 में केंद्र शासित प्रदेश में परिवर्तित हो गए, साथ ही लद्दाख में, ये आप जो चीजें हैं, लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो आर्टिकल 2A है वो निरसित है। अब देखिए अनुच्छेद 3 देखते, तो यहाँ पे क्या है कि अब देखिए जो अंतर है अनुच्छेद 2 और 3 में ना, वो ये है कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है कि
जो भारत के राज्य क्षेत्र में पहले से ही अस्तित्व में है राज्य, उनके बारे में उपबंध करता है। तो नए राज्यों का निर्माण करना, जैसे छत्तीसगढ़ राज्य बना, उत्तराखंड राज्य बना, ये चीज वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकता है, तो उसके जो क्षेत्र विस्तार है उनको सीमित कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, इन चीजों को सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है या उनके नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो ये शक्तियां जो है संसद को मिली है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। तो संसद विधि द्वारा क्या करेगा, पहला जो खंड है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर सकता है, या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकता है। तो यहाँ पे नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया दी गई है कि वो क्या क्या कर सकता है। तो क्या कर सकता है कि राज्य क्षेत्र को अलग करके या दो राज्यों को जोड़ के, ठीक है, उनके भागों को मिलाकर, या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के साथ, राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकता है। खंड बी जो है वो बताता है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकता है, ठीक है, तो ये तो सिंपल है। उसके बाद किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकता है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, और ई जो है किसी राज्य के नाम में परिवर्तन। तो ये जो शक्ति है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत है संसद। अब देखिए कि परंतु इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक, तो जब भी अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कार्यवाही करेंगे तो जो विधेयक लाया जाएगा वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं लाया जाएगा। जहां विधेयक में अंतर्विष्ट प्रस्थापना का प्रभाव राज्यों में से किसी के क्षेत्र, सीमाओं या नामों पर पड़ता है, वहां जब तक उस राज्य के विधानमंडल द्वारा उस पर विचार करने के लिए ऐसी अवधि के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अतिरिक्त अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा अनुज्ञात की जाए, प्रकट किए जाने के लिए वह विधेयक राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित नहीं कर दिया गया है और इस प्रकार विनिर्दिष्ट या अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो गई है, संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। तो साधारण रूप से इसको समझने का प्रयास करें तो ये है कि जो प्रभावित राज्य हैं, ठीक है, उनको क्या दिया जाएगा, उनको थोड़ा विचार विमर्श करने का मौका दिया जाएगा और कुछ समय अवधि दी जाएगी उनको। तो या जब तक क्या है कि उनको मौका ना दे दिया जाए, या वो समय अवधि जो मौका दिया है, जिस मौके में उनको समय अवधि दी गई है, वो समाप्त होने के बाद ही क्या करेंगे कि संसद के किसी सदन में पुनः स्थापित, मतलब वो विधेयक जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। अब स्पष्टीकरण एक देखिए कि इस अनुच्छेद के खंड क और खंड ग, अंगा में क से लेके अंग तक, ठीक है, राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप राज्य बोलेंगे तो उसमें संघ राज्य क्षेत्र आएगा, किंतु परंतुक में, तो ये परंतुक वाला जो खंड है ना, इस खंड में क्या है, राज्य के अंतर्गत राज्य क्षेत्र नहीं आते, संघ राज्य क्षेत्र। तो ये जो प्रोसीजर है वो जब आपको करना होगा, तो अगर संघ राज्य क्षेत्रों के लिए करना होगा, ये जो प्रावधान है, ठीक है, परंतु वाला, तो ये उसमें क्या है, ये प्रोसीजर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो वही चीज बता। अब स्पष्टीकरण 2 देखिए कि खंड का द्वारा संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग को अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के साथ मिलाकर नए राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण करना आता है, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखिएगा, जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें आप, ठीक है, दिल्ली के बारे में बात करें, तो ये जो उपबंध है वो ये स्पष्टीकरण में बताया गया है कि ये चीजें की जा सकती है। अब देखो राज्यों की स्थापना की रीति क्या है कि किसी वर्तमान राज्य में उसका प्रदेश अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर, किसी राज्य के भागों को मिलाकर, किसी प्रदेश को किसी राज्य से मिलाकर, ठीक है, राज्य का राज्य क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, सीमा या नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। राज्यों की सीमा तथा क्षेत्र की बिना उसकी सम्मति और सहमति के परिवर्तित करने का संसद का अधिकार है, ठीक है। सामान्य बहुमत से विधि जो है वो राष्ट्रपति की सिफारिश से संसद के सदन में प्रस्तुत की जा सकती है। ये हाई ना मेन पॉइंट्स हैं जो हम अनुच्छेद 3 में देखें, और संसद द्वारा अनुच्छेद 3 के तहत बनाई गई विधि 32, ठीक है। तो ये चीजें हम देखेंगे आगे। तो देखिए अब देखते हैं कि अनुच्छेद 4 क्या कहता है। देखिए अनुच्छेद 4 जो है वो बोलता है कि पहली अनुसूची, ठीक है, और चौथी अनुसूची में अगर आपको संशोधन करना है या फिर अनुपूरक, आनुषांगिक या परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में क्या देखा था हमने कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है अनुच्छेद 2 में, और अनुच्छेद 3 में क्या है, नए
राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं उन इनके लिए जो विधियां बनाई जाएंगी, ठीक है। तो खंड एक जो है, खंड एक ये बोलता है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक। तो ऐसे अनुपूरक मतलब उससे संबंधित जो भी आपको कार्य करना है उनके लिए अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध भी, जिसके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्यों के संसद में और विधानमंडल या विधानमंडलों में प्रतिनिधित्व के बारे में, ठीक है। तो राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में बताया गया राज्यसभा में, तो अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझती है। उसके बाद देखिए कि खंड 2 जो है वो ये बोलता है कि पूर्वोक्त प्रकार की विधि, यहाँ पे निर्बंधन बताया गया है कि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको इससे संबंधित, ठीक है, तो क्या है कि पहली अनुसूची, चौथी अनुसूची, ठीक है, उसमें आपको संशोधन करना है या अनुपूरक, आनुषंगिक या परिणामिक विषय कुछ लेके आने हैं, ठीक है, या अनुच्छेद 2 के अंतर्गत या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अगर कभी आपको कोई विधियां बनानी है, तो इसके लिए क्या है कि आपको अनुच्छेद 368 जो है उसकी प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे संसद साधारण बहुमत से क्या कर सकती है, विधियों का निर्माण कर सकती है। तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो पहली अनुसूची तो अनुच्छेद 1 से 4 तक संबंधित है, तो राज्य, और दूसरा संघ राज्य क्षेत्र है। और चौथी अनुसूची क्या है, अनुच्छेद 4(1) और 80(2), मतलब राज्यसभा में स्थानों का आवंटन का संशोधन अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए करती है। ठीक है, तो राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है अनुसूची 4। ठीक है, अब देखिए कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट होंगे उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषय भी। ठीक है, तो ये प्रावधान जो हमने देखा है, और ये जो अनुच्छेद 368 के जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसका पालन करना जो है वो आवश्यक नहीं है सर। तो ये हुआ आपका भाग 1 संविधान, भारत के संविधान के संदर्भ में हमने भाग 1 देखा जो अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक का उपबंध करती थी। और थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं हम कि अनुच्छेद 1 जो है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि भारत का संविधान भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 जो है वो बात करता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। अनुच्छेद 2 जो है वो नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना से संबंधित है, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। अनुच्छेद 3 जो है वो नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन से संबंधित है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज, नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। उसके बाद अनुच्छेद 4 जो है वो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची। तो यहाँ पे देखिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताता हूँ मैं आपको याद करने का, कि देखिए जब हम पार्ट 1 की बात करते हैं ना, तो 1, 2, 3, 4 ये 4 आर्टिकल्स हैं। तो देखिए 4th वाले में थोड़ा सा हो सकता है आपको कठिनाई जाए, तो आप ये याद रखिएगा कि आपको करना क्या है, जो अनुसूची है, ठीक है, तो वो अनुसूची आप ये ले लेंगे 1 और 4, मतलब पहला और आखिरी। और जब अनुच्छेद वाली बात करेंगे तो ये जो बचे 2 हैं, 2 और 3, तो आप ये देखिएगा कि पहली अनुसूची और ये चौथी अनुसूची, और अनुच्छेद क्या दिए, अनुच्छेद 2 और 3। तो अगर ये आप याद रख सकें तो आपको ये पूरा जो पार्ट है वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों को उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियों के बारे में उपबंध करता है। तो इस प्रकार से ये समाप्त होता है हमारा भाग 1 जो उपबंध करता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। धन्यवाद।